गुड मॉर्निंग बेटा, हाउ आर यू। हमारी आज की हिंदी की कक्षा में मैं गीता आपकी हिंदी अध्यापिका। आज हम अपनी कविता गज़ल के प्रश्न उत्तर हल करेंगे। गज़ल कविता लिखी गई है दुष्यंत कुमार के द्वारा। ठीक है, दुष्यंत कुमार जी ने ये लिखी है। और बेटे मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि गज़ल कविता में हम इसको गज़ल कवि नहीं, हम क्या कहेंगे, शायर। तो ठीक है, दुष्यंत कुमार नामक शायर ने ये कविता लिखी है। इस कविता में उन्होंने प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग किया है और बताया है बेटा कि हमारे जो राजनेता होते हैं वो चुनाव जीतने से पहले तो अनेक प्रकार के वायदे करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के पश्चात वो अपने वायदों से मुकर जाते हैं और साधारण जनता के सुख दुख से उन्हें कोई मतलब नहीं रहता। ऐसे ही जो समझौतावादी इंसान होते हैं वो अपनी लाइफ के एडजस्टमेंट में इतने ज़्यादा लीन हो जाते हैं कि वो अच्छी बुरी हर बातों के साथ समझौता करते हुए चलते हैं। और ये जो समझौतावादी लोग होते हैं, जो ये समझौता करते हैं, ये जो व्यक्ति होते हैं समझौतावादी व्यक्ति, ये क्या करते हैं, ये हर जगह अपने ज़मीर के साथ समझौते कर करके ये क्या कर लेते हैं, ये अपने आप को शासन मतलब भ्रष्टाचार का आदी बना लेते हैं। अब शायर कहता है कि मतलब जो सत्ताधारी व्यक्ति होते हैं वो शायर की ज़ुबान को सिल देना भी चाहते हैं। वो सोचते हैं कि हम शायर की ज़ुबान को बंद कर दें, लेकिन वास्तव में लोगों के अधिकारों के लिए उन्हें जगाना भी इतना ही आवश्यक है। अब कवि जिंदगी की सार्थकता के बारे में भी बताता है कि सार्थकता के बारे में भी बताता है कि भी अगर हम जिए तो अपने जिंदगी में गुलमोहर के तले, यानी कि अगर हमारी जिंदगी हो ना बेटा तो वो भी परोपकार के लिए होनी चाहिए। अगर हमारी मृत्यु हो तो वो भी दूसरे के भले के लिए होना चाहिए। यानी कि लाइफ उसी की सक्सेसफुल होती है जो परोपकार का जीवन जीता है। हमारी पिछली वीडियो में हमारा एक शेर रह गया था, वो मैं आज आपको हल करा रही हूँ। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले। शायर कहता है कि यदि हमारी जिंदगी हो तो हमें बगीचे में गुलमोहर के तले जीना चाहिए। यानी कि गुलमोहर के तले यदि हमारी जिंदगी हो तो वो दूसरे का भला करते हुए हमें जीना चाहिए। गुलमोहर का अर्थ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गुलमोहर का अर्थ है परोपकार। यदि हम जिए तो हमारी जिंदगी दूसरे का भला करते हुए हमें अपना जीवन जीना चाहिए। मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के तरह, और यदि हमारी मृत्यु हो, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के तरह, और यदि हम मरे भी तो हमें दूसरे का भला करते हुए अपना मरना चाहिए। यदि हम जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, यदि हमारी जिंदगी हो तो वो अपनों का क्या भला करते हुए हमें जीना चाहिए। और यदि हमारी मृत्यु हो तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं अपितु दूसरे का भला करते हुए हमें जीना चाहिए। यही हमारी जिंदगी होती है। ठीक है, तो बेटा इस जो ये शेर था इसमें मैंने आपको बताया कि हमारी जिंदगी का वास्तव में मकसद क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये शेर हमारा पिछली वीडियो में रह गया था। आज इसके प्रश्न उत्तर हम हल करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न, आखिरी शेर में गुलमोहर की चर्चा हुई है, क्या उसका आशय एक तरह के फूलदार वृक्ष से है या इसमें कोई सांकेतिक अर्थ मिलता है, समझा कर लिखिए। तो इसका आंसर लिखते हुए हमें लिखना है, आखिरी शेर में गुलमोहर की चर्चा हुई है, इसका अर्थ एक खास तरह के फूलदार वृक्ष से नहीं, यहाँ पे एक प्रतीकात्मक अर्थ इसका लिया गया है और उसका अर्थ है परोपकार करते हुए। शायर बताना चाहता है कि यदि हमारी जिंदगी हो तो दूसरे का भला करते हुए हमें जीना चाहिए, और यदि हमारी मृत्यु हो तो वह भी दूसरे का भला करते हुए होनी चाहिए। तो यहाँ पे गुलमोहर का अर्थ क्या हुआ, एक तरह का फूलदार वृक्ष नहीं, गुलमोहर एक तरह का फूलदार वृक्ष होता है
और जिस तरह फूलों को देखने से व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, उसे खुशी मिलती है, उसी प्रकार व्यक्ति की ज़िंदगी हो तो वह दूसरे का भला करते हुए उसे जीना चाहिए। उसकी ज़िंदगी हमेशा परोपकार में व्यतीत होनी चाहिए, और यदि उसकी मृत्यु होती है तो भी वह उसकी मृत्यु सार्थक होनी चाहिए। तो ये था हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। पहले शेर में चिरागा शब्द बहुवचन में आया है, दूसरी बार एक वचन में। अर्थ एवं काव्य सौंदर्य की दृष्टि से इसका क्या महत्व है? यहाँ पे चिरागा शब्द, जो यहाँ पे चिरागा शब्द लिया गया है, उसका अर्थ होता है एक तरह, मतलब सभी तरह की सुख सुविधाएं। ठीक है, चिरागा शब्द का अर्थ होता है सुविधाएं। यानी कि इस शेर में शायर ने स्पष्ट करने का प्रयास करता है कि हमारे आज के राजनेता इतने भ्रष्टाचारी हो गए हैं कि वो चुनाव जीतने से पहले साधारण जनता से अनेक प्रकार के वायदे करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि हम सभी को सभी प्रकार की सुख सुविधाएं देंगे, लेकिन जब वे चुनाव जीत जाते हैं तो सभी के लिए तो क्या, किसी एक व्यक्ति के लिए भी किसी भी प्रकार की सुख सुविधा की व्यवस्था वे नहीं करते। तो पहले शब्द में बहुवचन में आया तो उन्होंने राजनेताओं के वायदे सामूहिक रूप से दिखाए गए कि वो सभी को सुख सुविधाएं देने की बात कहते हैं। लेकिन जब दूसरी बार ये दिखाया गया तो बेटे दूसरी बार बताया गया कि वो अपने वायदे से मुकर जाते हैं और साथ पूरे शहर में किसी एक व्यक्ति के पास भी जिंदगी जीने के लिए सार्थक सुख सुविधाएं नहीं होती। तो ये था हमारे सेकंड प्रश्न का उत्तर। गजल के तीसरे शेर में को गौर से पढ़े। यहाँ दुष्यंत कुमार ने इशारा किस तरह के लोगों की तरफ किया है, उसको स्पष्ट करना है। तीसरा था, ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब है इस सफ़र के लिए। ठीक है, इसने इशारा किया था, तीसरा शेर यही है, ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, कि अगर व्यक्ति हमारे जो समझौतावादी व्यक्ति होते हैं वो इस तरह का जीवन, गुलामी भरा जीवन जीने के लिए मजबूर होते हैं या उनको के आदी होते हैं कि वो किसी भी बात का कभी विरोध नहीं करते। कुछ व्यक्ति होते हैं जो ज़िंदगी में किसी भी चीज़ के लिए संघर्ष करना नहीं चाहते, उनके पास जितना होता है वह उतने में ही सब्र कर लेते हैं। तो यहाँ तीसरे शेर में समझौतावादी व्यक्तियों की तरफ इशारा किया गया है और शायर ने बताया है कि कुछ व्यक्ति ज़िंदगी जीने के लिए संघर्ष नहीं करते, वो जैसा है वैसे में ही गुजारा कर लेते हैं। यदि उनके पास से पहनने के लिए कमीज़ नहीं होती तो वो घुटने मोड़ कर सो जाते हैं, लेकिन कभी किसी से शिकायत नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरे शेर में हमें कैसे इंसानों की तरफ यहाँ पे इशारा किया गया, समझौतावादी, और ऐसे व्यक्ति ज़िंदगी का सही मज़ा नहीं ले सकते, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए संघर्ष करना बहुत आवश्यक होता है। आशय स्पष्ट करना है। अब आशय स्पष्ट कीजिए। तेरा निज़ाम है सिलदे जुबान शायर की। यहाँ पे सत्ताधारियों की ताकत की तरफ इशारा किया गया है। शायर कहता है तेरा निज़ाम है, कि तुम्हारा तो रूल कहते हैं ना जिसको, कि तुम्हारा शासन है, तुम्हारे हाथ में सत्ता है और तुम तुम्हारे विरुद्ध लिखने वाले शायर की, कवि की जुबान को सील सकते हो, बंद कर सकते हो। ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए, लेकिन लोगों के विकास के लिए उन्हें जगाना बहुत ही आवश्यक है। तुम्हारे हाथ में सत्ता है, पावर है और तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन शायर कहता है तेरा निज़ाम है सिलदे जुबान शायर की। हे राजनेताओं, तुम्हारे हाथों में सत्ता की डोर है, इसलिए तुम अपने विरुद्ध लिखने वाले किसी भी कवि की, किसी भी लेखक की जुबान को सिल सकते हो, बंद कर सकते हो। ये एहतियात जरूरी है, लेकिन लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए उन्हें जगाना, उन्हें जागृत करना बहुत ही आवश्यक है। तो बेटा आज हमने गज़ल कविता के प्रश्न उत्तर हल किए हैं। इसमें हमने चारों अभ्यास के प्रश्नों को आज हल कर लिया है। जो हमारा पाठ के आसपास से प्रश्न है वो है, दुष्यंत कुमार की इस गज़ल का मिजाज बदलाव के पक्ष में इस कथन पर विचार कीजिए कि मतलब क्या है, इस कविता के माध्यम से जो दुष्यंत कुमार है वो बदलाव चाहते हैं। जी हाँ, इस कविता के माध्यम से दुष्यंत कुमार ने बदलाव की तरफ संकेत करने का प्रयत्न किया है।
हमारे राजनेताओं की भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति में शायद परिवर्तन करना चाहता है। वह चाहता है कि जिन राजनेताओं को, जिन नेताओं को सुझातारण जनता होती है वो अपने हित के लिए चुनते हैं, तो राजनेताओं को भी भ्रष्टाचार करते हुए, रिश्वतखोरी न करते हुए जनता के मकसद को पूरा करना चाहिए। वो बदलाव के पक्ष में है क्योंकि वो चाहता है कि लोग अपने अधिकारों को पाने के लिए लड़े, जैसा है वैसे में गुजारा ना करे, यानी कि वो संघर्ष प्रवृत्ति के पक्ष में है। तो यहाँ पे जो लेखक है पूरी तरह से बदलाव के पक्ष में है और वो चाहता है कि लोगों की सोच में परिवर्तन अवश्य हो। तो बेटा आज हमने गज़ल कविता के सारे प्रश्न उत्तर हल कर लिए हैं। उम्मीद करती हूँ बेटा कि आज की वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।